हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। आज फाइनली 1 जनवरी 2021 को हम एक नए साल में घुस एंटर कर गए हैं। एंड मैं सबको, मेरे सारे यूट्यूब चैनल व्यूअर्स को, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को, और जो भी इस वीडियो को अभी जब भी देख रहा है, मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाह रहा हूँ अपने ओर से। एंड आई प्रे टू गॉड दैट आपके जो भी विशेज़ है, आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी गोल्स है, वहाँ तक आप पहुँचो इन दिस 2021। एंड लेट्स बी वेरी पॉजिटिव, लेट्स फॉरगेट ऑल द नेगेटिविटीज़, और लेट्स फॉरगेट वट एवर हैपेंड विद अस इन 2020 एंड उसके पुराने सालों में। एंड जस्ट बी वेरी पॉजिटिव विद 2021 दैट वी ऑल विल बी वेरी 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 सक्सेसफुल इन वट एवर थिंग्स वी एंटर इनटू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ द अमेजिंग लव एंड रिस्पॉन्स यू पीपल हैव गिवन टू अस। इस यूट्यूब चैनल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग टैक्स से अपडेट लेना चाहते हैं या फिर जो टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट से जो रुचि रखते हैं, तो वो इस YouTube चैनल में ज़रूर जुड़े हुए हैं। मैं आप सब से एक विनती करता हूं कि दिस डिजिटल एरा ऑफ एजुकेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट फॉर अस, फॉर वी टीचर्स। एंड जो हम एक लाइव क्लासरूम्स में रेस्ट्रिक्ट करते थे अपने आप को, अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आके एक एजुकेशन को बहुत ही ईजिली अवेलेबल करवाना चाहते हैं सबके लिए। सो गाइज, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर CAs, फॉर CS, फॉर CMAs, फॉर BCom ग्रेजुएट्स, फॉर अकाउंटेंट्स, फॉर वेरियस प्रोफेशनल्स जिनको टैक्सेशन सब्जेक्ट में एक रुचि है, या जिनको टैक्स कहीं ना कहीं काम आता है अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके इसे आप नोटिफिकेशन में अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखो कि जब भी मैं ये चैनल में कुछ वीडियोस डालूँ अपना, यू विल बी नोटिफाइड वेरी सून। सो गाइज, अनाउंसमेंट ये है कि आई हैव कम अप विद एन आइडिया ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 amendments, short videos which I'll be putting up daily, and that videos will be short enough to understand each and every provisions impact। and क्योंकि अब ये provisions इस साल ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है, 2021 में ये एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट 2020। सो 9 मंथ्स तो ऑलरेडी पार हो गए हैं। अब ये जनवरी में आई एम कमिंग अप विद दिस फाइनेंस एक्ट 2020 कैंपेन, वेयर एवरी वीडियो, मतलब इस पूरे कैंपेन में हर एक वीडियो में मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? वैसे ही मैं हर टॉपिक लेकर आऊँगा और आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा उसके मेन इम्पैक्ट, उसका मेन प्रोविजन, सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विथ द न्यू टैक्स लॉज, यू कैन बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स विच हैज़ बीन देयर इन द लॉ। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सबको आधा अधूरा ज्ञान होता है, हम सबको फुल नॉलेज नहीं होता, हम सबको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता। एंड बेस्ड ऑन विच वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल, वी स्टार्ट taking a view, we start taking a we don't actually understand, हमें पता नहीं होता कि exactly है क्या। सो मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि मी बीइंग अ टीचर, आई हैव responsibility as a citizen of the country to spread this education in my digital platform so that you can be updated with the latest queries। अब ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियोस है कि खाली स्टूडेंट्स देखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक तरीके का माइंड में ब्लॉक रहता है कि सर हर टर्म टैक्स लॉस चेंज होते हैं तो अमेंडमेंट्स भी आता है, डेफिनेटली अमेंडमेंट्स आता है। बट गाइज, अगर हम उसे ठीक तरीके से पढ़ेंगे, अगर हम ठीक तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखेंगे, तो ट्रस्ट मी, these amendments are very very interesting and you have to adapt to this changing tax laws which is coming by the government। चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, दोनों एंगल में हम इसे कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको इस कैंपेन में स्वागत करता हूँ। फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडमेंट्स डेली मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, तो आपको इस चैनल में अपडेट रखना है। जो लोग मेरे को जानते हैं उनके लिए तो कोई इंट्रोडक्शन को मेरे को दरकार नहीं, बट जो लोग नहीं जानते हैं, माय नेम इज CA निकुंज गोइंका एंड आई एम अ टैक्स मेंटर। आई एम टीचिंग विद SJC इंस्टीट्यूट सिंस लास्ट 3 years। I have worked in Ernst and Young Bangalore corporate taxation team for over 2 years। I cleared my chartered accountancy in May 2014 attempt and I am a lover of taxation, right? तो बस ये है मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और आगे
आने वाले कैंपेन्स, आने वाले वीडियोस में आपको मेरे बारे में और जानने को मिलेगा, ठीक है। सो गाइज आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन इन बेसिक कंडीशंस टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. Since I am giving you a big disclaimer, since it is all about amendments, this is not exclusively teaching videos and I request you to do not rely exclusively on what I am saying. You are expected to verify your interpretation, because देखिए लॉ एक सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, तो मैं इस वीडियो में अपना इंटरप्रिटेशन शेयर कर रहा हूँ एंड मोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन ही वेल एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है अक्रॉस दी ऑल दी अक्रॉस एवरीवेयर. सो अगर जहाँ पे इंटरप्रिटेशन इश्यूज आएंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि ये सब्जेक्ट टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो भी आपका इशू है या जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कंफर्म कर सकते हो. सो मॉडिफिकेशन इन बेसिक कंडीशंस टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन अ पर्सन्स टैक्सेबल इनकम इन इंडिया. तो रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशंस का कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, for a particular individual, he should stay in India for at least 182 days or more in the particular previous year, right? 182 दिन कम से कम उसे उस साल रहना पड़ेगा. या फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो करंट ईयर में 60 डेज और मोर रह रहा है and accordingly along with it for the previous 4 years he is staying in India for at least 365 days or more. इतना तो आप सबको पता है. तो अमेंडमेंट किस में आया? पहले हम आपको अमेंडमेंट बताएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट में आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पेज कि द डिटेल्स ऑफ द अमेंडमेंट्स. सो एक 1 पेजर में मैंने आपके लिए अमेंडमेंट के लिए एक समरी बनाया, तो आपको रेडी रखने के लिए उसको आप उसे यूज़ कर सकते हो. सो अमेंडमेंट आया इस पर्टिकुलर बेसिक कंडीशन में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, ठीक है. वो क्या अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे. देन you know the concept of resident ordinarily resident and resident not ordinarily resident. There are some people after becoming a resident they need to be categorized whether he is a resident ordinary resident or a resident not ordinary resident. तो resident ordinary resident में resident ordinary resident resident not ordinary resident, तो resident ordinary resident एक इंसान कब माना जाएगा जब वो previous 7 सालों में at least 730 days और more रहा है and previous 10 years में he is at least resident in at least 2 out of 10 previous years. इतना हमें सबको पता है, राइट. बट फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या इंपॉर्टेंट चेंज लाया इसके ऊपर हम अब बात करेंगे. दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6. ओके, सो ये रहा हमारा नोट रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6. सो पहला अमेंडमेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बेसिक कंडीशंस टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. बेसिक कंडीशंस टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया, राइट. तो बेसिक कंडीशन टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, वो मैं आपको चेंज बता देता हूं. सर सेकेंड कंडीशन जो मैंने आपको बोला था ना कि 60 डेज और मोर करंट ईयर में रहना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में यू हैव टू स्टे फॉर 365 डेज और मोर. ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता था. कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता था? ये अगर एक इंडियन सिटीजन है हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है सेकेंड कंडीशन. उनको 182 डेज पे ही रेसिडेंट बनाया जाता है, राइट. एंड सेकेंडली एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, राइट, उनके लिए भी ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता. उनके लिए 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है. अब गाइस जो मैं सेकेंड बात आपको बोला हूं कि जो इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है. अब गवर्नमेंट को ये लगने लग गया था कि जो इंडियन सिटीजन इंडिया में नहीं रहते हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया के बाहर रहते हैं, पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, इसलिए उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है. सो दैट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही इज कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया ऑफ एन इंडियन सिटीजन इज कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो उनको स्ट्रेट अवे 182 डेज का कंफर्ट लेवल दे दिया जाता है कि दैट 182 डेज अगर वो रहेंगे इंडिया में तब जाके दे विल बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. बट फाइनेंस एक्ट 20 ने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया और उस डेज को रिड्यूस करके कर दिया 120 डेज. दैट डेज हैज बीन रिड्यूस टू 120 डेज. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दैट अमेंडमेंट इज, लेट मी टेल यू. अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a
person of Indian origin, a citizen of India or a person of Indian origin who is staying outside India but having a total income other than income from foreign sources. यानी सर प्योरली अगर मैं बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट इंडियन सोर्स्ड इनकम. अगर मैं प्योरली बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट इंडियन सोर्स्ड इनकम. अगर मैं प्योरली बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट इंडियन सोर्स्ड इनकम. तो इंडियन सोर्स्ड इनकम, तो इंडियन सोर्स्ड इनकम, तो इंडियन सोर्स्ड इनकम को हमें कंप्यूट करना पड़ेगा उस इंडियन सिटीजन का या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का अगर उनका इंडियन सोर्स्ड इनकम उस साल में 15 लाख क्रॉस कर जाता है. अगर उनका इंडियन सोर्स्ड इनकम उस साल में 15 लाख क्रॉस कर जाता है एंड वो इंडिया विजिट करता है, देन उसे इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा अगर उसने 120 डेज और मोर इंडिया में रहा तो. इसका मतलब सर वो 182 डेज का जो कंडीशन है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, 182 का डेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 120 डेज. फॉर हुम? फॉर इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड देयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स्ड इनकम. क्योंकि फॉरेन सोर्स्ड इनकम पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, हमें सोर्स कौन से इनकम पे निकालना है? इंडियन सोर्स. तो इंडियन सोर्स्ड इनकम यानी जो इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है या इंडिया में रिसीव हुआ है, राइट, और डीम टू एक्रू हुआ है, दैट इनकम शुड exceed 15 lakh rupees during the previous year. What do you mean by income from foreign sources? तो इसका भी a condition has been inserted in Finance Act 2020 that income from foreign sources का मतलब क्या होता है? So income from foreign sources means income which accrues and arises outside India. यानी जो income इंडिया के बाहर एक्रू हो रहा है, इंडिया के बाहर अराइज हो रहा है, आपको वो 15 लाख के लिमिट में इंक्लूड नहीं करना है. सो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज फॉर 120 डेज और मोर. पहले ये कंडीशन क्या था? 182 था. दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 120 डेज. बट फॉर हुम? फॉर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड देयर इंडियन सोर्स्ड इनकम. इंडियन सोर्स्ड इनकम मतलब टोटल इनकम में से फॉरेन सोर्स्ड इनकम को हटा दिया एंड दैट एक्सीडेड 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. फॉरेन सोर्स्ड इनकम मतलब, फॉरेन सोर्स्ड इनकम मतलब वो इनकम विच एक्रूज और रिसीव्स आउटसाइड इंडिया, बट इस इनकम में वो इनकम नहीं आएगा जो एक बिजनेस से या प्रोफेशन से आता है विच इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया. यानी अगर कोई इनकम डिराइव हो रहा है ऐसे बिजनेस से विच इज कंट्रोल्ड और द प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. नाउ गाइज, सेकेंड अमेंडमेंट ये है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंट. ये आज तक इंडिया में था नहीं, बट बिकॉज ऑफ द टैक्स इवेजन्स, बिकॉज ऑफ द केसेस विच हैज बीन सीन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस एक्ट 20 हैज मेड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया. डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या? आप इंडिया में थे या नहीं थे, आप इंडिया के रेसिडेंट हो या नहीं हो, आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा. सर इसका मतलब क्या? द कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम वेरियस, मतलब बहुत सारे इश्यूज को देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट फाइनली फाइनेंस एक्ट 20 में इशू कर दिया है. सो आपको ध्यान से समझना है. अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हो तो अपने क्लाइंट्स के लिए जरूर चेक करिए. अगर आप स्टूडेंट हो तब तो आपको एनीवेज अपने पढ़ाई के लिए इसे स्टडी करना पड़ेगा. तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A हैज बीन इंसर्टेड इन वाइट फाइनेंस एक्ट 2020 इन इनकम टैक्स एक्ट विच सेज दैट अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन, अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन, ध्यान रहे एरा गैरा कोई नहीं, कोई अदर पर्सन नहीं, इंडिया का सिटीजन, यानी जो भी अमेंडमेंट आया है किसके लिए आया है? इंडियन सिटीजन्स के लिए आया है. अगर एक इंडिया का सिटीजन, सेम कॉन्सेप्ट, उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज, उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख एक्सीड कर गया, अगर 15 लाख एक्सीड कर गया, यानी सर अगर 15 लाख एक्सीड नहीं किया तो क्या ये एप्लीकेबल नहीं होगा? नो, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स्ड इनकम यानी इंडियन सोर्स्ड इनकम वाला पार्ट अगर आपका 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स्ड इनकम यानी वो इनकम जो फॉरेन से अराइज किया उसको हम लिमिट में नहीं लाएंगे, हमको खाली इंडियन सोर्स्ड इनकम को लिमिट में लाना है. तो अगर इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड कर गया 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ही विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री. ध्यान से, अगर वो कहीं पे भी लायबल नहीं है, कोई दूसरे कंट्री में
टैक्स देने के लिए या कोई टेरिटरी में बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल। ध्यान से सुनना गाइज, इंडिया का ही खाली रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल्स नहीं होता। The residential status rules is determined for every other country also. But एक ऐसा सिचुएशन सोचो कि एक इंडियन सिटीजन अपना प्लानिंग कुछ इस तरीके से करता है कि वो एंड अप नहीं करता, अल्टीमेटली कहीं का भी रेसिडेंट नहीं होता वो। मतलब वो थोड़ा 60 डेज यहाँ पे रहा, फिर 60 डेज कोई दूसरा कंट्री में चला गया, 60 डेज कोई दूसरा कंट्री में चला गया, ऐसे करके वो कहीं का भी इंडियन का बिकॉज ही इज नॉट रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, सो ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी ऑफ द कंट्री। सो इंडिया वाला बोला देखो भाई, क्योंकि तुम हमारे सिटीजन हो, तुम कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम कहीं के भी प्रॉपर रेसिडेंट नहीं हो, तो फिर तुम हमारे रेसिडेंट हो। सिंपल फंडा, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, तुम कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग ए टैक्स इन एनी कंट्री, you are not liable to tax in any country because of your domicile or because of your residence or any other criteria of similar nature, तो फिर आप कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हो। बट आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स्ड इनकम, मतलब योर इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड्स 15 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इट मीन्स दैट यू विल बी डीम्ड टू बी इंडियन रेसिडेंट। मतलब सर रेसिडेंशियल स्टेटस का कंडीशंस को थोड़ा स्ट्रिक्टर किया गया है, 120 डेज को कम किया, ये भी एक तरह का स्ट्रिक्टर है, बट ओनली फॉर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। वो अगर इंडिया में आ रहे हैं लेकिन उनका हाई इनकम है, हाई इंडियन सोर्स्ड इनकम है, मतलब 15 लाख से ज्यादा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट इज डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस सर, next question arises and it is a very very obvious question, it is a very very obvious question कि सर ये जो आपने बोला कि जो इंडिया का सिटीजन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो इंडिया का सिटीजन है एंड वो इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एंड उसका कहीं पे भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, तो आपने समझाया वो इंडिया रेसिडेंट है। बट सर आफ्टर रेसिडेंट वी नीड टू डिटरमाइन वेदर ही इज अ आरओआर और आरएनओआर। वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर एक पर्सन रेसिडेंट है तो वो आरओआर होगा या आरएनओआर होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सर ये तो हमें फर्दर कंडीशंस चेक करना पड़ता है, जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताया। लेकिन सर इस केस में तो वो इंडिया में रहा ही नहीं है, तो हम ये फर्दर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अगर कोई बंदा बिकॉज ऑफ 6(1)(a) इज द न्यू सेक्शन विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि अगर वो 6(1)(a) के कारण रेसिडेंट बन गया, मतलब बिकॉज ही इज नॉट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, वो इंडिया का रेसिडेंट इस साल बन जाता है, तो 6(1)(a) में वो रेसिडेंट बन गया, तो उसे हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? हम आरओआर कैटेगराइज करेंगे कि हम आरएनओआर कैटेगराइज करेंगे? हाउ वी विल कैटेगराइज? विल वी कैटेगराइज एज आरओआर और विल वी कैटेगराइज एज आरएनओआर? तो गवर्नमेंट ने हमें सिंपल एक लॉ बता दिया कि अगर आप 6(1)(a) में रेसिडेंट हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट ordinarily resident in India. You will be considered as a resident ordinary, not ordinarily resident in India. मतलब आप RNOR ट्रीट किए जाएंगे। आप क्या ट्रीट किए जाएंगे? RNOR, राइट? तो आप एक रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। सो गाइज, this is a clear cut concept of deemed resident in India. He will be treated as resident not ordinarily resident in India. और एक चीज सर, अब हमें यह भी बताओ कि जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक रेसिडेंट निकल गया, वाई? बिकॉज आई एम एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मैं इंडिया आया विजिट के लिए, और मेरी इनकम जो है फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के, यानी इंडियन सोर्स इनकम को छोड़ के 15 lakhs एक्सीड किया, इन दैट केस माय कंडीशन विल बी रिड्यूस टू 120 डेज। मतलब मेरा 182 चेक नहीं किया जाएगा, मेरा 182 डेज का कंडीशन नहीं है, मेरा कंडीशन क्या हो गया? 120 डेज का हो गया। माई कंडीशन इज 120 डेज। सो इफ माई कंडीशन इज 120 डेज, मतलब मैं रेसिडेंट तो मान लिया गया, मान लो अगर मैं 129 डेज उस साल रहा तो आई एम अ रेसिडेंट। बट मुझे बताइए सर, अगर मैं 129 डेज के हिसाब से आई एम कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट, सो विच काइंड ऑफ रेसिडेंट आई विल बी? विल आई बी आरओआर और विल आई बी आरएनओआर? आई रिपीट, विल आई बी आरओआर और आई विल बी आरएनओआर? तो गाइज मेरा बात बहुत ध्यान से समझो, अभी 182 डेज का भी कंडीशन है, और अभी 120 डेज का भी कंडीशन है। दोनों कंडीशन है, बट दोनों अलग अलग केसेस में एप्लीकेबल होंगे। 120 डेज इज अ स्पेशल केस। 120 डेज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया। Total income excluding foreign source income exceeding 15 lakhs during the previous year, then you will be considered as a resident in India. ठीक है ना? लेकिन कौन सा रेसिडेंट इन इंडिया? तो मुझे बताइए,
अगर आप 120 डेज रह रहे हो तभी आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो लॉ ये बोलता है कि अगर आप 120 डेज से 182 के बीच में रहते हो उस साल, आई रिपीट, अगर आप ये रेंज में रह रहे हो, यानी 120 से तो ज्यादा 120 और मोर रहना ही पड़ेगा, बट 182 तक रह रहे हो उस साल, तो फिर हम आपको RNOR मान लेंगे। तो फिर हम आपको RNOR मान लेंगे, मतलब रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेंगे। मतलब इफ आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं कोई पर्टिकुलर ईयर में 121 डेज रह गया एंड मेरी 15 लाख से ज्यादा का इनकम है, तो मैं रेसिडेंट हूं। बट कौन सा रेसिडेंट हूं? आई विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो दिस इज द लास्ट चेंज ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, बट 120 से 182 के बीच में, बिकॉज अगर मैं 182 या मोर हो गया ना, अगर मैं 182 और मोर हो गया तब तो मैं रेसिडेंट कहलाया जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पे जो नॉर्मल कंडीशंस है वो मेरे पे लागू होगा। नॉर्मल कंडीशन जैसे क्या है, पिछले 10 सालों में अगर मैं कोई भी अगर मैं एनी 2 इयर्स रेसिडेंट हो गया तो आई विल बी कंसिडर्ड टू बी ROR। पिछले 7 इयर्स में अगर मैं 7 इयर्स में 730 और मोर रह गया तो आई विल बी ROR। तो सर 182 और मोर के बाद नॉर्मल कंडीशन जैसे एप्लीकेबल होता है ना ROR RNOR जानने के लिए, वही एप्लीकेबल होगा। बट 120 से 182 के बीच में अगर आप स्टे कर रहे हो उस साल तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी RNOR। तो यही बात लिखी गई है, दैट फॉलोइंग पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया: Indian citizen or a person of Indian origin having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakhs during the previous year, who has been in India for a period of 120 days or more but less than 182 days are considered to be not ordinarily resident in India। मतलब वो मान क्या लिया जाएगा? वो एक मान लिया जाएगा कि वो एक तरीके का रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, राइट? अगर वो 182 से ज्यादा रह गया तब तो सर क्लियर कट है कि वो रेसिडेंट है, और वो रेसिडेंट है तो फिर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ROR आपको कंडीशंस के बेसिस पे चलना पड़ेगा। सो फाइनली गाइज, रेसिडेंशियल स्टेटस का यही अमेंडमेंट्स है जो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। द कंडीशन ऑफ 182 डेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 120 डेज for basic conditions to be a resident in India for an Indian citizen or a person of Indian origin who comes on a visit to India and having total income excluding the income from foreign sources exceeding rupees 15 lakhs during a financial year, and if he, in that case, he'll be considered to be a resident in India. Further, that Indian citizen or a person of Indian origin will also be considered to be a resident, not ordinarily resident in India, if his stay in India exceeds 120 days but does not is more than 120 days or more but less than 182 days. In that case, he will be a RNOR. But if it exceeds 182 days, then he comes under normal provisions which is already there before the amendment. The second important amendment is deemed resident in India. A person who is a citizen of India, if he's total income excluding foreign source income exceeds 15 lakhs in the previous year, and because he's not liable to tax in any other country or territory because of his domicile or residence or any other similar nature, in that case he will be considered to be what? He will be considered to be a deemed resident in India, but in that case he will always be a resident, not ordinary resident. So that is why there is two amendments in resident there are two amendments in residential status chapter. One is modification in basic concept, basic resident, basic conditions to become a resident, and another is the concept of RNOR. Another is the concept of RNOR. So आज फर्स्ट वीडियो अपने यही एंड करते हैं जहां पे हम लोग सीखे रेसिडेंशियल स्टेटस के इंपॉर्टेंट चेंजेस. दिस इज डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द प्रोफेशनल्स, फॉर एनीवन हु हैज टू नो एनी नॉलेज इन टैक्सेशन. यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल. यू विल बी गेटिंग द अटमोस्ट बेनिफिट. ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना. सो गाइज, वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर. कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज आगे आगे. देखिए होता है क्या, मैं आपको पूरा इनकम टैक्स का सारा एक एक अमेंडमेंट्स इसी तरीके से आपको मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा, ठीक है. और लास्ट में अपने उसको कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे, एंड दैट प्लेलिस्ट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हु वांट्स टू सी this particular videos. Okay guys, thank you so much. Stay tuned on this channel for further updates, and I'll keep uploading more and more content for all of you guys. Thank you so much for seeing this video. Like, share, comment जरूर करिएगा अगर आप इसे अच्छा लगा तो. Thank you.